नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय विकास के अगले क्रम में, इवोल्यूशन के अगले क्रम में आज हम लोग बात करेंगे डार्विनवाद की, यानी डार्विनिज्म की। इससे पहले हम लोग बात किए कि जैव विकास क्या है। तो जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन था जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के प्राणियों से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ था। जैव विकास धीरे धीरे या काफ़ी समय में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन था जिससे जो भी प्राचीन काल के पहले के समय के जो भी सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीव थे उनसे आधुनिक काल के यानी वर्तमान समय के उच्च कोटि वाले जीवों का विकास हुआ। उसके बाद हम लोग लैमार्कवाद की बात किए थे कि लैमार्कवाद में लैमार्क साहब ने अपने विचारों को या जैव विकास को समझाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और आज हम लोग बात करेंगे डार्विनवाद की। तो डार्विनवाद को सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक या इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। हम आपको फिर से बता दें कि डार्विनवाद सिद्धांत को ब्रिटेन के वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और उन्होंने जैव विकास को समझाने के लिए लैमार्क के बाद अपनी यह परिकल्पना प्रस्तुत की। और उन्होंने अपना यह परिकल्पना प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में अपने विचारों को 1859 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जिसे हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्क के ही तरह डार्विनवाद भी कई तथ्यों पर आधारित था, जैसे कि प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति और साथ ही साथ वातावरण में अनुकूलन। आइए इन सब के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहला जो तथ्य डार्विनवाद ने दिया वह था प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता। डार्विन ने बताया कि सभी जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करने की एक क्षमता होती है। प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं वह अपने जैसा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनका वंश बना रहता है। जैसे हम बात करें नेरिस, वह अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। एस्केरिस पूरे जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे देती है। उसी तरीके से तमाम जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करते हैं। तो डार्विन के अनुसार सभी जीवों में अत्यधिक या प्रचुर संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। जो दूसरा तथ्य था वह था जीवन संघर्ष। डार्विन ने बताया कि सभी जीवों के जीवन में संघर्ष होता रहता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव संघर्ष करते रहते हैं। यह संघर्ष वह भोजन, आवास एवं संगम साथी के लिए करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी स्थान पर कई प्रकार के जो जीव होते हैं वह भोजन के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते हैं, साथ ही साथ आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ संगम साथी के लिए भी उनमें संघर्ष होता रहता है। यह संघर्ष 3 तरीके का हो सकता है: सजातीय जीवन संघर्ष, अंतरजातीय जीवन संघर्ष और वातावरणीय जीवन संघर्ष। हम लोग बात करें अगर सजातीय जीवन संघर्ष की तो यह सबसे कठिन जीवन संघर्ष होता है जो किसी एक ही जातियों के मध्य होता है। जैसे किसी तालाब में मेढकों की कई जातियां हैं तो उन जातियों के बीच में संघर्ष होगा। कई मेढक हैं तो वह मेढक भोजन के लिए, आवास के लिए
और साथ ही साथ संगम साथी के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि एक ही सदस्य के बीच, एक ही प्रकार के जातियों के सदस्य के बीच जो आवश्यक चीज़ें हैं वह सभी के लिए सामान्य होती हैं, सभी के लिए एक समान होती हैं, और एक समान आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये सजातीय जीवन संघर्ष होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अंतरजातीय जीवन संघर्ष करते हैं। अंतरजातीय जीवन संघर्ष में कई जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होता है। प्रतिस्पर्धा भोजन, आवास एवं संगम साथी के लिए होता है। जैसे एक तालाब में रहने वाले कुछ मेढक, कुछ बगुले, कुछ जलीय जीव इस तरीके के होते हैं, तो अब सबको भोजन की आवश्यकता है। मेढक अपने माध्यम से भोजन ग्रहण करेंगे, बगुले अपने माध्यम से भोजन ग्रहण करेंगे, तो उनमें भोजन के लिए क्या एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक अंतरजातीय जीवन संघर्ष हुआ। साथ ही साथ जितने भी प्रकृति में जीव होते हैं, चाहे वो जंतु हों या वनस्पति हों, इन जंतुओं एवं वनस्पतियों में भी वातावरण के प्रति भी जीवन संघर्ष होता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। बरसात का मौसम आता है, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो बरसात के दिनों में ही उगते हैं, या कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो बरसात के दिनों में ही डेड कर जाते हैं। तो सभी जीवों में वातावरण के प्रति भी संघर्ष होता है। जो इस संघर्ष को झेल पाते हैं या जो अपने आप को इसमें अनुकूलित कर पाते हैं, उनकी जातियां ही बची रहती हैं। और हमारा अगला तथ्य था योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन साहब ने बताया कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों में जो योग्य होते हैं उन्हें अधिक चांस मिलता है। योग्य जंतुओं को, योग्य वनस्पतियों को या योग्य जीवों को किसी भी कार्य के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति, इसमें यह बतलाया गया कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे आगे हम देख सकते हैं कि एक ही माता पिता के अगर 2-3 संतान हैं तो वो दोनों तीनों संतान एक जैसे नहीं होते हैं। यह विभिन्नता कहलाती है। यानी एक ही प्रकार के संतान से विभिन्न प्रकार के जीवों का उत्पन्न होना ही विभिन्नताएं कहलाती हैं। और ये विभिन्नताएं वंशागत होते रहते हैं। यानी ये लक्षण अब माता पिता से बच्चों में और उन बच्चों से उनके अगली पीढ़ी में भी जाते रहते हैं। और एक अंतिम जो तथ्य था वह है वातावरण में अनुकूलन। वातावरण के प्रति अनुकूलन होना जीवों का एक विशेष लक्षण है, क्योंकि वातावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी गर्मी का मौसम है, कभी बरसात के दिनों में है, तो कभी जाड़े का दिन है। तो जो भी जीव इस वातावरण के प्रति अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, उनकी ही जातियां बची रहती हैं, अन्यथा उनकी जातियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे बरसात में पाए जाने वाले मेढक गर्मी के दिनों में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, जिनसे उनकी जातियां गर्मी के दिनों में दिखाई नहीं देती है। तो सभी जीवों में अनुकूलन पाया जाता है। जो भी जीव अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं उनकी जातियां लंबे समय तक चलती रहती हैं। इन तथ्यों के आधार पर डार्विन साहब ने जैव विकास को समझाने का प्रयास किया कि जीवों में एक क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ, और उन्होंने लेमार्क के ही उदाहरण को कुछ मॉडिफाइड, कुछ रूपांतरित करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। लेमार्क साहब ने अपने सिद्धांत में, अपने उदाहरण में यह बातें बतलाई थी कि जिराफों के जो पूर्वज थे वह छोटे कद एवं छोटे गर्दन वाले थे, जो दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते थे और ज़मीन पर उगी घासों को खाया करते थे। जैसे जैसे वातावरण शुष्क हुआ, ज़मीन पर उगी घासें समाप्त हो गईं और उन्हें पेड़ पौधों की पत्तियों पर आश्रित होना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपनी अगली टांगे एवं गर्दन उचकाना प्रारंभ किए और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी अगली संतानों में अगली टांगे एवं गर्दन समाप्त हो गए या लंबे हो गए। तो डार्विन साहब ने इसी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा बदल करके दिया। उन्होंने जिराफ के उदाहरण में यह बताया कि जिराफों के पूर्वज छोटे कद
एवं लंबे कद दोनों थे। जो छोटे कद के जिराफ थे, जब वातावरण शुष्क हुआ, जमीन पर की घासें समाप्त हो गईं, उन्हें भोजन नहीं मिल पाया और भोजन के अभाव में वह समाप्त हो गए। लेकिन जो जातियां प्राकृतिक चयन द्वारा जिराफों की ऐसी जातियां जो पहले से लंबे कद एवं ऊंचे गर्दन वाले थे, वह अपना भोजन प्राप्त कर सकते थे और वही अधिक संतान उत्पत्ति की क्षमता के कारण अधिक संतान उत्पन्न करके अपने वंश को बनाए रखे और इस प्रकार जातियों में जिराफों की उत्पत्ति हुई और जैव विकास को डार्विन साहब ने समझाने का प्रयत्न किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।